नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सुप्रीम कोर्ट ने एआईएडीएमके की महासचिव वीके शशिकला को आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुना दी है। शशिकला पर 10 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है, लेकिन इस फैसले के साथ ही शशिकला के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर भी पानी फिर गया लगता है और वो 10 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी। लेकिन इस सब के अलावा एआईएडीएमके में और तमिलनाडु की राजनीति में और भी बहुत कुछ हो रहा है जो कि अदालत से बाहर हो रहा है, जैसे कि एआईएडीएमके में किस तरह से अब अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर नया सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि क्या वाकई अभी भी शशिकला का जो लॉयलिस्ट माना जाते हैं वो लॉयलिस्ट क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे। मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ एआर कोहली हैं, गवर्नर रह चुके हैं मिजोरम के। दूसरी खास मेहमान प्रोफेसर सुषमा यादव है, मेरे साथ प्रोफेसर हैं पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस की IIPM में। तीसरे मेहमान गणपति सुब्रमण्यम है, चीफ ऑफ ब्यूरो है पुथिया थलाईमुराई के, और साथ ही मेरे साथ जय साई दीपक भी मौजूद हैं, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में। सभी मेहमानों का स्वागत है। दीपक, सबसे पहले अगर मैं आपके साथ शुरुआत कर सकूं कि अभी भी शशिकला जिस तरह से कह रही हैं कि वो जेल नहीं जाना चाहती हैं और स्वास्थ्य के हेल्थ के ग्राउंड पर वो चाहती हैं कि 1 महीने तक वो अभी जेल से दूर रहें, क्या ये संभव हो पाएगा? देखिए, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि इतने दिनों तक अगर वो हेल्दी थी और वो तंदुरुस्त थी और उनके हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं था, अचानक से ये कहना कि हेल्थ के रीजंस हैं और उसकी वजह से उनको 4 हफ्ते की मोहलत चाहिए, वो थोड़ा आई थिंक इट सीम्स लाइक अ बिट ऑफ एन इट्स अ कन्वीनियंट आर्गुमेंट। और जो अपने आप को कहती है कि वो अम्मा को दृष्टांत मानती है, तो जयललिता जो है कन्विक्शन के बाद वो सीधा जेल गई थी, कोर्ट से वो सीधा गई थी कस्टडी में। तो अगर वो कोई कहता है कि अम्मा उनके लिए एग्जाम्पल है तो उनको उस एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहिए। एंड मुझे नहीं लगता है कि 4 हफ्ते का जो टाइम मांग रही है वो उनको मिल सकता है, बिकॉज रिव्यू पिटिशन जो फाइल किया जाता है वो सिर्फ इस बेसिस पे फाइल किया जा सकता है कि जजमेंट में ऐसी कोई खामी है जो दिख जाता है आंखों को कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इज इट अ ग्लेयरिंग एरर। 570 पेज का जजमेंट है जिसके लास्ट 7 पेजेस में जस्टिस अमिताभ रॉय ने करप्शन के बारे में बहुत डिटेल में लिख रखा है कि पब्लिक लाइफ में करप्शन दीमक की तरह है, ये है, वो है, एंड ऑल दैट। एंड ऑब्वियसली जब कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, मोस्ट ऑफ अस वर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, क्योंकि जजमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रेक्टिफाई किया है। Therefore, as far as I am concerned, ऐसा नहीं है कि उनके पास आज ऐसा कोई लीगल तोड़ है जिसकी वजह से जजमेंट को पलटा जा सकता है या फिर उनको 4 हफ्ते का टाइम दिया जा सकता है। I really think that it is time that she applies or follows the direction of the court, which says उनको जल्द से जल्द सरेंडर करना पड़ेगा। 24 घंटे से ज्यादा अगर वो लेती है सरेंडर करने में तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। जी, कोहली जी, ये बताइए फिलहाल कि यहाँ एक गवर्नर के रोल पे लगातार सवाल उठ रहा है। पिछले कई हफ्तों के दौरान अलग अलग तरह की राय आ रही है। हालांकि कई बार ये माना जाता रहा है कि अगर किताब उठा के देखें हम संविधान की तो गवर्नर का रोल जो है वो राजनीतिक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर राजनीति भी कई बार चर्चा हुई है। अब जबकि पूरी तरीके से पासा पलट गया है, अब यहाँ पर गवर्नर का क्या रोल बचता है? पनीर सेल्वम जो है उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, एक नए साहब जो है वो तशरीफ ले आए हैं जिनको कि शशिकला के लॉयलिस्ट माने जाते हैं। अभी गवर्नर का क्या रोल है? देखिए, गवर्नर का रोल तो सिर्फ ये है कि वहां सरकार होनी चाहिए बस, और सरकार बननी चाहिए। लेकिन गवर्नर को यह भी देखना है कि सरकार आ जाए और कल खत्म हो जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। यहां गवर्नर ने जो समझदारी दिखाई वो बहुत अच्छी समझदारी थी कि सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने कह दिया हम 1 हफ्ते में जजमेंट दे रहे हैं, तो उसने कहा 1 हफ्ता वेट कर लो, और आप देख ही रहे हैं समझदारी का काम उसने किया है। अब आ जाइए गवर्नर का अब रोल क्या है। अभी यह है कि एआईडीएमके एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उसके एमएलएस ने उनकी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए जो कि ओपन डेमोक्रेसी होनी चाहिए। किसी रिजॉर्ट में कुछ लोगों को कैप्टिव रख के नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रेशर आ गया है। बिना भेदभाव, बिना प्रेशर के उनको वोट करने देना चाहिए कि जिसको मर्जी वो नेता चुने उसको गवर्नर बुला के अपना कहेगा कि भाई आप सरकार बनाइए। लेकिन जो हालात वहां चल रहे हैं वो कुछ अजीब ही चल रहे हैं, तो इसलिए गवर्नर को कहना वो तो समझदारी कर रहा है अगर थोड़ा वेट कर रहा है, क्योंकि आज अगर सरकार अगले 2 दिन बाद डिससेटिस्फाइड एमएलए फिर इसको नीचे गिरा दे तो अच्छा नहीं। लेकिन कोहली जी, इसमें जो स्पष्टता थी उसकी पूरे तौर पर कमी देखी गई कि गवर्नर साहब ने कभी भी आके ये नहीं कहा कि मैं इसलिए इंतजार कर रहा हूँ। कभी वो बंबई में पाए गए, कभी वो कहीं। देखिए, ये बात बड़ी क्लियर जान लीजिए, वो कुछ नहीं कहेंगे, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी। ये उनके विवेक के ऊपर है, और कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा कि वो 2 दिन में करें या 4 दिन में करें या 6 दिन में करें। अनसर्टिनिटी तो पॉलिटिकल लोग ही लेके आए हैं, उसमें गवर्नर को आप क्या कहेंगे?
अगर पॉलिटिकल लोग अगर साथ में बैठ के अपना सलाह करके बताएं कि ये हमने फाइनल तय कर लिया, आप बुलाइए, गवर्नर को बुलाना पड़ेगा, उसमें कोई रोल ही नहीं है। लेकिन जब ऐसे हालात आते हैं, जबकि देश में जनता का विरोध हो रहा है कि भ्रष्ट कर पॉलिटिशियंस के खिलाफ, तो उस वक्त अगर गवर्नर ने थोड़ा धैर्य दिखाया तो मैं इसकी स्वागत करता हूं। प्रोफेसर सुषमा यादव, ये बताइए कि आपने भारत के संघीय ढांचे पे अच्छा खासा काम किया है और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे वक्त में बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी की बहुत ज्यादा कोई उपस्थिति नहीं है तमिलनाडु में, उसके बावजूद भी जो दिलचस्पी है बीजेपी के नेताओं की, जिस तरह से बयान हमारे सामने आए हैं, काफी हद तक कुछ जानकार यहाँ तक कह रहे हैं कि प्रभाव रहा है केंद्र की सरकार का तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये दिखाई भी नहीं दे रहा है। सिर्फ इतना है कि केंद्र में क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो लोग कयास भी लगा रहे हैं, और जो बड़ा नेचुरल और स्वाभाविक भी है, क्योंकि गवर्नर जो है वो केंद्र से एक संबंध तो रखता ही है, इसलिए लगाए जा रहे हैं। लेकिन वहां मैं इसको एक अलग दृष्टि से देख रही हूँ। जो हो रहा था वो हम सबको परेशान कर रहा था, और उतना केंद्र सरकार भी उस पर नजर रखेगी, क्योंकि यदि एक राज्य अशांत होता है और उस राज्य में इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, और हम जानते हैं जिस प्रकार से दक्षिण में राजनीति इमोशनल रूप लेती है और वो इतनी भावात्मक हो जाती है कि तूफान जैसे भावावेश वहां आने लगते हैं, जिस तरह से ललिता जी की मृत्यु के समय हुआ, तो उतनी नजर तो केंद्र उस पर रखेगा। लेकिन बाकी जो हो रहा है अभी, उसमें केंद्र के कोई या केंद्र सरकार का हस्तक्षेप मुझे एक राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है। एक अच्छी बात जो मैं उसमें अभी देख रही हूँ कि ये निर्णय आ गया, इसमें आप प्रोएक्टिविज्म भी कह सकते हैं कोर्ट का, या इसको समझदारी कह सकते हैं कोर्ट की, क्योंकि इससे पहले कि वहां कुछ एक और गलत स्टेप हो जाता, और कहीं मुझे लगता है शशिकला जी भी बहुत जल्दी में ये कदम उठाने की तैयारी में थी, या तो वो देख रही थी, जानती थी कुछ ऐसा होगा। उन्हें इस समय थोड़ा सा शांत तरीके से चलना चाहिए था, थोड़ा इंतजार अगर वो कर लेती। और अब भी जो आप देख रहे हैं ये तो एक ब्लेटेंट मैं समझूंगी करप्ट व्यक्ति का स्टेप है हमारी राजनीति में। आपके खिलाफ वर्डिक्ट आ चुका है, आपकी पूरी पार्टी भी आपके साथ नहीं है, आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि मैं अभी फ्लोर टेस्ट करवा कर जाऊंगी, उसको पार्टी से निकाल दूंगी, उसको पार्टी में ले आऊंगी, उसको मुख्यमंत्री बनवा लूंगी। नहीं, प्रोफेसर सुषमा यादव, इसी कार्यक्रम में कम से कम 2 मेहमान ये कह के गए कि दरअसल जो कुछ तमिलनाडु में हो रहा है वो तमिलनाडु के जरिए राज्य के अंदर तो उसके पीछे कारक हैं, लेकिन जो राज्य के बाहर की ताकतें हैं वो यहाँ पर कह के गए हैं कि वो दरअसल ज्यादा जिम्मेदार हैं जो कुछ तमिलनाडु में भी देखने को मिल रहा है। ऐसा होता है जब इस तरह की दुर्घटना होती है तो हम सब अपने अपने तरह से उसको देखते हैं, और जिसका जिस तरह का स्वरूप हो। जैसे अभी हम एक और कार्यक्रम में देख रहे थे तो मणिशंकर अय्यर जी ने सबसे पहले यही कहा, तो वो देखने की बात है। आप अगर बीजेपी को देखना चाहते हैं तो आप बीजेपी को देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस समय इतना ज्यादा कंट्रोल करना इस घटनाक्रम को। मैं समझती हूँ कि एक राजनीतिक दल के रूप में बीजेपी को जरूर इसमें रुचि रखनी चाहिए। नहीं, पनीरसेल्वम से लेकर शशिकला तक जो है वो दिल्ली आकर और जो है सर पे हाथ रखवा के गए हैं, यहाँ पे पनीरसेल्वम बात करके गए हैं, तो क्या बीजेपी, देखिए बीजेपी एक दल के रूप में उसमें रुचि रखे, ये राजनीतिक बिल्कुल स्वाभाविक है। हाँ। लेकिन अभी सरकार, उन्हें आशीर्वाद अवश्य चाहिए भारत सरकार के तौर पर, बिल्कुल ठीक है, उन्हें आशीर्वाद भी अवश्य चाहिए केंद्र सरकार का, इस रूप में वो यहाँ आए भी हैं। लेकिन मुझे लगता है अभी केंद्र सरकार इस पर इस प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर रहा, और ये समझदारी भी है। लेट सिचुएशन अनफोल्ड इन तमिलनाडु, और ये आ रही है, और मुझे लगता है एक सही दिशा की तरफ जा भी रही है। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल ये देखना मुश्किल हो रहा है कि आखिर किस दिशा में, आप कह रही हैं सही दिशा में जा रहा है, लेकिन किस दिशा में आगे जा रहा है। हर घंटे ऐसा लगता है घटनाक्रम बदल रहा है। गणपति सुब्रमण्यम जी, ये बताइए फिलहाल कि हालांकि अदालतों के फैसलों पर टिप्पणी करने का आम नागरिकों को या पत्रकारों को अधिकार नहीं है, लेकिन काफी हद तक एक तरह से अनकहे शब्दों में ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से अदालत का ये फैसला आया है, दरअसल इतने महीने इंतजार करने के बाद अब अचानक उनके शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले इस तरह का फैसला आना, इसकी टाइमिंग पे सवाल है। टाइमिंग के मामले में दोनों चीज पे टाइमिंग कोई लागू नहीं होता। एक, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला है कि भाई ये कोई हर जजमेंट जो है हर केस में 3 महीने में आ जाएगा, 6 महीने में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है आप जानते हैं। इसका कितना साल ट्रायल चला पता है आपको? 18 साल। 1996 से लेकर के इसका ट्रायल चला, 2014 में खत्म हुआ। और ऐसा वाला केस को हाई कोर्ट में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1 साल के अंदर आप मांग रहे हैं, और फिर उसके बावजूद उसको कह रहे हैं कि भाई ये लेट हो गया। ऐसा कैसा हो सकता है?
18 साल जो केस चला है उसका फाइनल वर्डिक्ट देने में भी तो टाइम लगेगा, तो उनको ट्रायल कोर्ट का भी एविडेंस सारा देखना है और हाई कोर्ट का भी आर्ग्यूमेंट सारा देखना है, तो इसलिए इस पे कोई टाइम का लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का ये भलाई है कि जब किसी ने पूछा कब आएगा जजमेंट, उन्होंने बता दिया कि 1 हफ्ते में, और 1 हफ्ते में आ गया है, अगले ये सिर्फ हफ्ते में इत्तेफाक है आप कह रहे हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया है, मतलब जजमेंट कुड हैव बीन इवन डिलेड आल्सो, नोबडी कैन क्वेश्चन द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि 1 हफ्ते में आएगा और 1 हफ्ते में आ गया। सिमिलरली गवर्नर को भी अगर आप कह सकते हैं कि जिसका मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी दिखाता है उसको आप स्वेरिंग इन करिए, उसका इन्वाइट करिए, लेकिन उसका भी कोई डेडलाइन नहीं है। ये नहीं है कि गवर्नर को अभी बुला लो, इमीडिएटली अभी कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और गवर्नर ने अगर अभी किया होता, अब दोबारा क्राइसिस होता आज का दिन में, और ये जो चीफ मिनिस्टर है उसको रिजाइन करना पड़ता और दूसरा चीफ मिनिस्टर ढूंढना पड़ता। अभी जो है कम से कम एक्टिंग चीफ मिनिस्टर अपने जगह पे है, कोई वो क्राइसिस तो गवर्नर ने अवॉइड किया। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट भी और गवर्नर भी इसमें कोई डिले विले कुछ नहीं किया है। और सुप्रीम कोर्ट का जो क्वेश्चन का टाइमिंग का क्वेश्चन है, लोग पूछ रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये करप्शन के खिलाफ का एक एग्जाम्पल बनाया। दोनों जज में से एक जज अलग से एक पार्ट जो है पूरा कमेंट्री दिया है कि करप्शन कैसा है, सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है और कैसा है हर सिटीजन का राइट बनता लेकिन है इसको आपने खुद रोकना। ही कहा कि 18 साल से ये जो मामला चल रहा है, अचानक इस साल में इस तरह का फैसला आना, जयललिता के बाद, उनकी मौत के बाद इस तरह का फैसला आना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गुत्थी की तरह नजर आ रही हैं, फिलहाल हमारे सामने सुलझा हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये हो सकता है कि जयललिता जो है इलेक्शन जीतने के बाद क्यों मर गई, इलेक्शन से पहले भी मर सकती थी। तो ये सब तो हमारा हाथ में नहीं है ना, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। जो ऐसा हुआ या किसी और ने कुछ किया हो तो वो अलग बात है, जो हमें नहीं मालूम है। लेकिन इन सब चीजों में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप देख नहीं सकते ना। अगर हाई कोर्ट ने अगर बोला है तो टाइम बाउंड करने का आदेश था, वहां पे सारा डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे, डिले नहीं करेंगे, तब जाके हाई कोर्ट से जल्दी से जजमेंट आया और उसमें एक्विटल हुआ है। और उसके बाद अपील यहाँ आया, अपील में भी कई सारा इस केस में पूरा कंफ्यूजन हुआ। तमिलनाडु से केस को कर्नाटका में ट्रांसफर करना पड़ा। तो ये इन सब चीजों को कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिले नहीं किया। क्या आप ये कह रहे हैं कि कहा यह जाता है कि मीडिया को भी और आम लोगों को भी, हर किसी को एक अच्छी साजिश बहुत पसंद आती है कि ज्यादा सोचे हम इस बारे में और कहानियां गढ़ें, तो आपको लगता है कि सिर्फ ये मीडिया की गढ़ी हुई कहानियां हैं, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो कि अनसुलझा है, गुत्थी है, सब कुछ साफ है आपके सामने, कानूनी भी और सियासी भी? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का बात पे हमें विश्वास नहीं है तो किस चीज का हम विश्वास कर सकते हैं? ठीक है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का बात तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है। साई दीपक जी बताइए, अगर राजनीति अब समझने की हम कोशिश करें और इसको अगर संविधान के एक नजर से और आईने से भी देखने की हम कोशिश करें, फिलहाल जिस तरह से बटी हुई नजर आ रही है एआईएडीएमके जयललिता के जाने के बाद, हालांकि किसी ने भी ये नहीं समझा था कि जो है रास्ता बिल्कुल रेशमी हो जाएगा और सब कुछ बेहतर होगा, लेकिन जिस तरह से ये टूटन नजर आ रही है, जिस तरह से विधायकों को उन्होंने एक तरह से नजरबंद किया हुआ है, कैसे आप इसे देखते हैं? क्या संवैधानिक रूप से किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? देखिए, मैं संविधान में घुसने से पहले सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट आया था 2015 में और मई 2016 में जयललिता फिर से रीइलेक्ट हुई थी इलेक्शंस के बाद। तो अगर इस डिसीजन को हम किसी कॉन्स्पिरेटोरियल एंगल से देखना चाहते हैं तो ये डिसीजन आना चाहिए था मई के इलेक्शन के पहले, ताकि जयललिता की गवर्नमेंट को कुछ हानि पहुंचे। तो अगर हम इस इंक्वायरी में अगर हम घुसने शुरू कर दें तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो हम तो सब पे सवाल उठा सकते हैं। हर नागरिक का हक बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जरूर क्वेश्चन करे, उस पर टिप्पणी करे, उस पर जो चाहे करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मंशा को सवाल करना या उसके कॉन्डक्ट पे सवाल उठाना ये थोड़ा अलग होता है। सो वो एक पॉइंट है। 2, एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, हमें ये जरूर समझ लेना चाहिए कि इस सिचुएशन में इतने सारे ऑप्शंस हमें नजर आते थे, लेकिन उतने सारे ऑप्शंस नहीं थे। वाई? सिंपल रीजन ये है कि किसी ने जाके सुप्रीम कोर्ट से अचानक से कह दिया या पूछ लिया कि ये जजमेंट कब तक आ सकता है। ये वो बिना किए रह सकते थे, लेकिन उन्होंने पूछ लिया और इत्तेफाक से ये जजमेंट आ ही गया। अब हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल में जजमेंट क्यों दिया? अगर नहीं देता तब भी एक प्रॉब्लम होती, अगर देता तब भी एक प्रॉब्लम होता। उस पर भी हम एक सवाल खड़े करते। बिल्कुल ठीक है, जब भी सवाल खड़े होते हैं। एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, प्लीज अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन जो है इट इज अनप्रेसिडेंटेड। इसका बहुत ही कम एग्जाम्पल आपको मिलेगा हिस्ट्री में कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, उनका देहांत हो चुका है और उसके बाद जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर थे उनको कहा गया था कि आप रिजाइन कर लो, और जो जनरल सेक्रेटरी के पदवी पे थी उन्होंने कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर भी बनना चाहती हूं, और उनका कन्विक्शन हो चुका है। और जो एक कॉन्विक्ट है आज के डेट पे, उनके कहने पे करीब 100 एमएलए जो है एक रिजॉर्ट में बंद पड़े हैं।
दिस इज अ मॉकरी ऑफ अ डेमोक्रेसी। और हमसे ये कहा जा रहा है कि उन 100 एमएलए के हस्ताक्षर के बेसिस पे हम एक फ्लोर टेस्ट कराएं और उनको हम छोड़े नहीं और उनसे पूछा ना जाए कि आप किसके समर्थन में हैं। बहुमत अगर पूछने का एक तरीका होता है तो पहले उनको छोड़िए और उनसे बोलिए कि अपना फ्री विल एक्सरसाइज करें। दैट इज द वे टू गो अबाउट इट। गवर्नर पे हम सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल कोई नहीं उठा रहा है कि उन एमएलए को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पे बंदी क्यों बनाया रखा? बंदी बनाया? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन उनको पहले बाहर निकालिए, उसके बाद शक्ति परीक्षण असेंबली में कैसे होता है वो देखा जाएगा। लेकिन शायद दीपक जी, इसके अलावा सवाल जो ज्यादा उठ रहे हैं वो इस बुनियाद पर भी उठ रहे हैं कि इस जजमेंट के, इस फैसले से आने से पहले भी जिस तरह से बीजेपी के नेताओं का, डीएमके के नेताओं का जिस तरह के बयान आए कि दरअसल शशिकला का अपने को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना ही या उनकी दावेदारी भरना ही अलोकतांत्रिक है, जिस तरह के बिल्कुल सरेआम जो बयान आए हैं उससे भी पता चलता था कि शशिकला को लेकर काफी विरोध था बीजेपी में भी और विरोधी पार्टी जो थी तमिलनाडु में वहां पे भी। इसकी वजह से भी शायद सवाल ज्यादा उठ रहे हैं। लेकिन आपको एक बात जान लेना चाहिए, अगर यही जजमेंट आता और जयललिता जिंदा होती तो उस जजमेंट की वजह से उनके पॉपुलैरिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। उनकी पॉपुलैरिटी वैसी कायम रहती। दैट इज द नेचर ऑफ तमिलनाडु पॉलिटिक्स। लेकिन शशिकला पे इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ना उनके पास एक्सपीरियंस है, मतलब तजुर्बा तो है ही नहीं, और उनके बारे में बहुत सारे कहानियां सुनने को मिली हैं। तो लाजमी है कि लोग ये सोचें, जिन्होंने आज तक गवर्नमेंट नहीं चलाया है और पीछे से उन्होंने पूरी शी हैज पुल्ड द स्ट्रिंग्स, उनको अचानक से अगर हमसे कहा जा रहा है कि उनको आप चीफ मिनिस्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लो, ये हम कैसे करें? तो ये हमें जरूर मान लेना चाहिए कि एक ही जजमेंट में दो लोग हैं, एक है जयललिता और दूसरी शशिकला। अगर जयललिता होती तो सिचुएशन ही अलग होता, और बिकॉज इट इज शशिकला द सिचुएशन इज डिफरेंट। दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। सेकेंडली, हमें ये जरूर मान लेना चाहिए कि ये एक अनूठा सिचुएशन है जहां पे जिसके पास समर्थन है आज के डेट पे उसके पास पब्लिक का सपोर्ट नहीं है, और जिसको पब्लिक सपोर्ट करती है आज उसके पास समर्थन नहीं है, ना ही वो अपने समर्थन को ठीक से एक्सप्रेस कर पा रहा है क्योंकि एमएलए जो है वो किसी जगह पे बंदी है। दैट इज द फैक्ट ऑफ द मैटर। देयरफॉर द ओनली सोल्यूशन टू दिस एंटायर सिचुएशन इज दिस, उनको छोड़िए बाहर। और इट इज सरप्राइजिंग दैट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को आपने किसी रिजॉर्ट में बंद कर रखा है और कोई दीवार कूद के बाहर आके कह रहा है कि मुझे वहां पे बंदी बनाया गया है, और एंड नोबडी इज क्वेश्चनिंग दैट। दिस इज अ सीरियस क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। डेमोक्रेसी में ये कैसे हो रहा है? दिस इज नथिंग बट अ कू। बिल्कुल। सो एज फार एज आई एम कंसर्न, इफ डेमोक्रेसी हैज टू फंक्शन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं उनको बाहर छोड़िए और तब जाके आप गवर्नर से पूछिए कि आप शक्ति परीक्षण कब करेंगे। जी हाँ, तो क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं? उन पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं। ए.आर. कोहली जी, ये बताइए, फिलहाल जिस फ्लोर टेस्ट की मांग की जा रही है, जिस तरह से नजरबंद रखा जा रहा है विधायकों को, ऐसा नहीं है कि ये अप्रत्याशित है या भारत के इतिहास में पहले नहीं हुआ है और शायद इसलिए हम बहुत ज्यादा चौंक भी नहीं रहे हैं? ऐसा नहीं है कि ये संवैधानिक है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा भी नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है देश में। अब आगे क्या होगा? मैं संविधान की बात करूंगा। अगर वोटर को ये राइट है कि फ्री एंड फ्रैंकली वोट दे, जिसको भी देना चाहे, तो इलेक्टेड एमएलए के पास भी वही अधिकार है और वो उनको चाहिए कि भाई वो फ्री विल से अपना दें। एक्चुअली मैं आप बताऊं क्या, शशिकला ने जो भी किया है मुझे समझ नहीं आ रही कि एक रिजॉर्ट में जा किया। कायदा ये था कि सारे 135 एमएलए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है ये आज के दिन, इनको बुलाया जाता और कहा जाता कि आप अपना लीडर चुनो, तो सामने आ जाता जिसको भी चुनते। वो एक फ्रैंक प्रोसेस है। ये लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव, उन्हीं को मुख्यमंत्री चुनना है और उसको गवर्नर बना लेगा 2 मिनट में, टाइम ही नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ खेल खेले जा रहे हैं, और खेल भी वो खेल रहे हैं कि एक जो जयललिता तो पॉलिटिशियन थी, पॉपुलर पॉलिटिशियन थी, उसका एक अपना इमेज था, एक अपना व्यक्तित्व था। शशिकला उसका एक्सेस बैगेज है, माफ करिए, आज के दिन, जैसा उन्होंने दीपक जी ने कहा। और इस एक्सेस बैगेज को कोई पॉलिटिशियन साथ लेके नहीं चलेगा इन द लॉन्ग रन, उसका कबाड़ा हो जाएगा पॉलिटिकल, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये समस्या वाकई हर उस राजनीतिक दल के साथ है जिसने दूसरी पंक्ति के नेताओं को खड़ा ही नहीं किया? एआईएडीएमके पूरी तरीके से जयललिता मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। ये कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है, ये पर्सनैलिटी बेस्ड पार्टीज हैं, और जहां पर्सनैलिटी बेस्ड पार्टी होती हैं वहां पर्सनैलिटी जब उड़नछू हो जाती है, ईश्वर उनको अपने पास ले जाता है, वहां ये प्रॉब्लम आएंगी और आती रहेंगी। तो अभी गवर्नर के पास क्या चारा है? फिलहाल शशिकला को जाना है। गवर्नर के पास कोई चारा नहीं है। उसको सिर्फ गवर्नर एक ही बात कह सकता है कि आप पूरी लेजिस्लेटर पार्टी की मीटिंग बुलाइए जिसमें 135 एमएलए को इन्वाइट करिए और वो अपना एक
सर्वसम्मति से एक लीडर चुने, या आपस में लड़ते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में एक लीडर लाइए जिसके पास पार्टी में बहुमत है और वो लाइए, उसके बाद वो अपना सरकार बनाएगा। लेकिन क्या शशिकला के पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है जिससे वो धमका सकें या लालच दे सकें या वो ऐसा कोई काम कर सकें? अभी तो वो कन्विक्ट हो चुकी हैं फिलहाल, तो क्या ये माना जाए कि विधायक अभी भी उनके प्रभाव में रह रहे होंगे? मैं ये मानता नहीं हूं कि विधायक उनके प्रभाव में है या नहीं है, लेकिन इस वक्त ये लग रहा है दे आर कैप्टिव पीपल एज ऑन टुडे। इसको तो सारी दुनिया आपको कह रही लगता है है। कि राज्य में एक महिला जो कि अब कन्विक्ट हो चुकी है अदालत के जरिए, जिसको जेल जाना होगा देर सवेर, क्या वो वाकई 100 से ज्यादा जनता के जरिए चुने गए विधायकों को अपने प्रभाव में ले सकती है? देखिए, मैं उसको पे इसलिए नहीं टिप्पणी कर सकता कि मैं उसको जानता भी नहीं हूं बिल्कुल। और मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली बात करूंगा और एथिकली बात करूंगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट मेरे पास नहीं है। प्रोफेसर सुषमा यादव, क्या वाकई हम बहुत ज्यादा वजन दे रहे हैं, बहुत ज्यादा हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है? ऐसा लगता है अभी की स्थिति को देखते हुए हम ये सोच रहे हैं, पर मुझे लगता है जैसे ही अभी सिचुएशन बदली है, ये तो आज की बात है ना, ये सिचुएशन बदलेगी और जो एमएलएज बंद हैं वो भी जैसे अभी से ही भागना शुरू हो गए हैं, वो बाहर निकलने का प्रयास भी करेंगे और गवर्नर मुझे लगता है ये अवसर भी दे रहे हैं उनको, और कुछ समय के बाद वो अपनी जो विल है उनकी या जो सपोर्ट है वो भी क्लियर करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि ऐसे में जबकि राज्य में भी फिलहाल कोई स्थिर सरकार नहीं है, केंद्र में सरकार है, राज्यपाल का क्या रोल हो सकता है और कौन सी ऐसी ताकत है जो वहां दखल दे सकती है, जो विधायक हैं उनको बाहर निकाल सके? इस तरह से लोकतंत्र का जो खुला मजाक हो रहा है, कम से कम वो ना हो। आप कुछ देखिए, मैं इस पे बड़ा स्पष्ट कहूंगा, इस पार्टी को तय करना है कि हमारा मजाक हो रहा है और वो इलेक्टेड एमएलए हैं, अभी 4.25 साल और हैं उनके सरकार के, उसको नहीं खोना चाहिए। ठीक, गवर्नर के पास ऑल्टरनेटिव है कि प्रेसिडेंट रूल, लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन में सरकार बननी चाहिए, सब प्रयास होंगे, उसके बाद अगर वहां तमाशा होता है तब आता है, अदरवाइज नहीं। मैं ये भी कहूंगी गवर्नर जो हैं उनका भी ये दायित्व तो है, क्योंकि जो स्वविवेक उनके पास है, डिस्क्रिशन जो एक पावर है वहां भी गवर्नर के पास, वो ऐसे समय के लिए ही है। बिल्कुल। तो उनका प्रयास ये अवश्य होना चाहिए कि पहले स्टेलमेट को या ये जो सिचुएशन, और देखिए सब देख रहे हैं कि वो रिजोर्ट में बंद है, ऐसा नहीं है कि गवर्नर को भी नहीं पता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहले ये प्रयास अवश्य होना चाहिए कि एक बार उनकी इच्छा जानी जाए, फ्लोर टेस्ट हो, चाहे वो गवर्नर सदन में हो, चाहे गवर्नर बुलाकर करें, जैसे पहले भी वो आए परेड कराएं, जो भी कराएं, ये मौका उनको जरूर देना चाहिए। उसके बाद कहीं जाकर अगर फेल हो जाती है वो पार्टी बिल्कुल, या दल टूट जाता है और किसी का भी बहुमत नहीं हो पाता, तब राष्ट्रपति तब शासन वो की बात सोचे है। राष्ट्रपति शासन, पर वो उसके बाद की बात है। जल्दी से जी, जस्ट वन पॉइंट, इतने दिनों में आज तक हमने गवर्नर जी के मुंह से कभी ये नहीं सुना है कि 356 का ही चारा बचा है। नहीं। आज तक उन्होंने ये बात कही नहीं है। ये जर्नलिस्ट्स और मीडिया या फिर पॉलिटिशियंस इसके बारे में बात करते वो हैं, ये सिर्फ वकील प्रयास बात लगा करते हैं, लेकिन गवर्नर ने ये बात कभी नहीं छेड़ी। I agree with it. सो दैट शोज दैट बाहरी ताकतों के बारे में जो हम कह रहे हैं उसको हमें थोड़ा कम करना चाहिए। बिल्कुल। ये फोकस करना चाहिए कि स्टेट के अंदर क्या हो रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन इसकी वजह से कितना बाधित हो रही है। ठीक है। अब गणपति जी ये बताइए फिलहाल कि एआईएडीएमके के खुद जो समर्थक हैं वो हमने देखा है सड़कों पर जश्न मना रहे हैं इस सजा होने के लिए। कौन लोग हैं ये? कौन? क्या पनीर सेल्वम जो हैं उनके समर्थक हैं? वो जयललिता के नाम के भी नारे लगा रहे हैं लेकिन शशिकला का विरोध कर रहे हैं। अब शशिकला ने अपना एक नया नुमाइंदा खड़ा कर दिया है। ये राजनीतिक रूप से कैसे आगे बढ़ेगा? अगर अभी जयललिता जिंदा होती, अगर आज ये जजमेंट आता, वहां पे जश्न नहीं मनाते, शायद हड़ताल करते, तो ऐसा हाल होता। लेकिन शशिकला के मामले में बिल्कुल उल्टा है एकदम, क्योंकि अब जयललिता जी के जाने के बाद एक चीफ मिनिस्टर बनाया, अब उसको किसने बदला है, किसने फैसला किया है? ये पूरा परेशानी का जड़ कहां से आया, बीज किसने बोया? शशिकला ने ही बोला कि ये चीफ मिनिस्टर पद से इसको हटाओ कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगी। पहले वो जनरल सेक्रेटरी बनी है, सब कुछ बनी है। अगर अभी नया नाम दे रही है गवर्नर को, उसी बंदे को आप जनरल सेक्रेटरी भी बना देगी क्या? पहले उसने रीजन दिया कि जनरल सेक्रेटरी और सीएम एक होना चाहिए। तो ये सब इलॉजिकल, इट वाज हर हंगर फॉर पावर, टू ग्रैब द पावर, और उसकी वजह से अब ये नुकसान हो रहा है, इसलिए पब्लिक जश्न मना रहा है। शी इज वन ऑफ द मोस्ट हेटेड पर्संस इन द स्टेट टुडे। आई एम सॉरी टू से दिस, बट दिस इज द रियल क्या पनीर सिचुएशन। सेल्वम जो है वो उनसे ज्यादा लोकप्रिय है? उनकी लोकप्रियता की क्या वजह है अगर वो बनना चाहते हैं? ये सारे लोग ये सेम बेचारा बन के गया जनता की नजरों में, इसलिए जनता उसको चारा डालेगी। सारा एडीएमके का ही है। इसमें होता है। जयललिता की नेतृत्व में वहां ये पनीर सेल्वम भी थे और शशिकला के साथ जो लोग थे वो भी थे। लेकिन अब जयललिता तो नहीं रही, बाकी जो लोग में वो देख रहे हैं कि भाई सबसे डेविल एंड द डीप सी, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है?
तो उनको किनारे करना किनारे चाहते किया हैं। जाए। पब्लिक चाहता है कि भाई द लीस्ट ट्रबल्ड ऑप्शन, इसलिए ये सब हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर जिस तरह से घंटों में जो है, दिनों में नहीं बल्कि घंटों में जो है घटनाक्रम बदल रहा है तमिलनाडु का, अब देखना ही होगा आने वाला जो पूरा हफ्ता है ये काफी हद तक निर्णायक साबित होगा तमिलनाडु के लिए, तमिलनाडु की राजनीति के लिए और तमिलनाडु के भविष्य के लिए भी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।